स्टूडेंट, अगर आप इस बार क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के ढेर सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ये जितने भी मैंने यहाँ पर इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स ले रखे हैं वो सारे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को लगाया करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही होता है कि 80% क्वेश्चन वही पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, तो चांसेस होता है जो क्वेश्चन 2016 में रिपीट हुआ है वो 2017 में भी रिपीट होगा, 2018 में भी रिपीट होगा, ऐसे होता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पैटर्न होता है, तो इसलिए हर टीचर से आप सुने होंगे कि पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर का सेट जरूर से सॉल्व करके जाना। तो ये बात फैक्ट है बिल्कुल, मैं आपको बता दूं। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर मैंने जितने भी न्यूमेरिकल इंक्लूड कर रखे हैं सारे ही न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक न्यूमेरिकल को नोट करना, उसका सोल्यूशन भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलूंगा, जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो फॉर्मूले बताऊंगा फॉर्मूले को जरूर से नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फॉर्मूले की लर्निंग हो जाएगी आपकी, और अच्छे खासे आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करे रहोगे तो आप बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली कर ले जाओगे। और आपके बोर्ड एग्जाम में हल्का फुल्का 2-4 नंबर का नहीं पूछा जाता है, 20 से 25 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल का पॉइंट होता है। ठीक है, तो हम इसको स्किप तो कर नहीं सकते, हाँ जितना हो सकता है हमसे हम उतना एफर्ट लगा करके सारी चीज़ें करके जाएंगे। ठीक है, तो सारे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कराता जाऊंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिला करेंगी। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक फैराडे विद्युत धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हम बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हाई लेवल के भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मतलब जो आपके लेवल पे पूछा जाता है क्लास 12th लेवल पर वही देखेंगे। ठीक है, पहले छोटे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक फैराडे विद्युत धारिता हमारे पास दे रखी है। सबसे पहले विद्युत धारिता है हमारे पास, तो इसको हम लोग सी से दिखाएंगे। धारिता हमारे पास कितनी दे रखी है, 1 फैराडे दे रखी है। ठीक है, तो हम लोग इसको 1F कर दिए। ठीक, तो यहाँ पर देखो हमसे क्या पूछा गया, यहाँ पर हमसे पूछा गया गोली चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो हमसे त्रिज्या पूछा गया, यानी कि हमसे R की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूले को जरूर नोट करना। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, विलगित गोलीय चालक, विलगित गोली चालक की धारिता, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले को जरूर नोट करिएगा। धारिता, तो यहाँ से देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है C = 4πε0 इंटू R होता है। R यही वाला R हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो हमें R निकालना है, यानी कि हम 4πε0 को हम क्या करेंगे, इधर लेकर जाएंगे। इधर ये क्या है, R के मल्टीप्लाई में, जब हम इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C के डिवाइड में हो जाएगा। तो R = हमारे पास क्या आएगा, R = आएगा C/4πε0। अगर आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहें, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, R = 1/4πε0 इंटू C। ठीक, दोनों लाइन एक ही है। ऐसा मैंने क्यों लिखा, अलग क्यों लिखा, क्योंकि आपको थोड़ा याद आ जाए कि 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, धारिता तो हमारे पास दे रखी है, 1 फैराडे दे रखी है हमारे पास, लेकिन 1/4πε0 की अगर हमें वैल्यू पता हो तो हम डेफिनेटली ये क्वेश्चन तो हमारे लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जिसको नहीं मालूम वो नोट कर ले, 1/4πε0 की वैल्यू होती है, क्या होती है हमारे पास, 9 × 10⁹ और इसके मात्रा की बात करेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, तो होता है न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और पूछा भी गया है, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं पूछा गया, मैं आपको बता रहा हूँ पूछा जा सकता है, पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार भी पूछे जाने के चांसेस है। इसको याद कर लेना, आपको न्यूमेरिकल में भी काम आएगा और ऑब्जेक्टिव में अगर बन जाता है तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, तो R = 1/4πε0 की वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁹ इंटू सी की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 1 फैराडे दे रखी है, तो इंटू में 1 रख देंगे। तो R की जो वैल्यू आ गई, हमारे पास क्या आ गई, R की वैल्यू आ गई 9 × 10⁹। R हमारे पास त्रिज्या है तो हमारे पास ये मीटर में हो जाएगा। ठीक, 9 × 10⁹ मीटर। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है और ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये 1 या 2 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं पूछा जाएगा। अभी लॉन्ग वाले क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके 5-5 नंबर में पूछे गए, उसको भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये हमने छोटे से क्वेश्चन
क्वेश्चन से स्टार्ट की, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इन सारे क्वेश्चन को नोट ज़रूर कर लीजिएगा जितने भी मैं क्वेश्चन आपको कराता जा रहा हूँ। तो ये छोटा सा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है 3.2 वोल्ट की एक बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध से 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है? इसका आंतरिक प्रतिरोध बताना है। सबसे पहले देखिए कि क्या क्या दे रखा है और क्या निकालने को बोला गया है। ये 2 पॉइंट पहले पकड़ लीजिए, देन उसके बाद आप सोचिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगे। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें इतना तो समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन की लास्ट वाली लाइन से समझ में आ रहा है कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं, फॉर्मूले को ज़रूर नोट करना। I = E/R प्लस स्मॉल आर। देखो, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इसको ध्यान रखना। अभी एक एक चीज़ बताऊंगा कौन क्या है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या पूछा गया? आंतरिक प्रतिरोध पूछा गया। तो जब भी आंतरिक प्रतिरोध पूछे ना, तो आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं। यहाँ पर स्मॉल आर आपका आंतरिक प्रतिरोध है और कैपिटल आर की बात करेंगे तो ये आपका बाह्य प्रतिरोध है, जो हमारे पास दे रखा है 1.5 ओम का प्रतिरोध बोला गया ना। हमारे पास 1.5 ओम का बाहरी प्रतिरोध हमारे पास कैपिटल। देखो, स्मॉल आर हमसे पूछा गया, स्मॉल आर यानी कि आंतरिक प्रतिरोध हमसे पूछा गया है और हमारे पास कैपिटल आर दे रखा है। कितना दे रखा है? 1.5 ओम दे रखा है। और क्या दे रखा है? आई हमारे पास दे रखी है। कितनी? धारा हमारे पास दे रखी है 2 एम्पियर की। ठीक, और हमारे पास दे रखा है 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है। तो हमारे पास ई की वैल्यू क्या दे रखी है? 3.2 वोल्ट दे रखी है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा टर्म क्या है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सारी वैल्यू हमें पता है, सिर्फ और सिर्फ हमें स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है। तो हम सारी वैल्यू को पुट करेंगे। सबसे पहले I = है ना, तो I की वैल्यू 2 एम्पियर है, तो लिखा 2 = ई की वैल्यू कितनी है? 3.2 अपॉन आर। आर की वैल्यू है 1.5 इंटू स्मॉल आर यानी कि आंतरिक प्रतिरोध हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसका ईजिली बिल्कुल हम लोग इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। यहाँ पर इस वाले टर्म को हम क्या करेंगे? इधर लेकर जाएंगे। ये क्या है? इसके डिवाइड में है। जब ये इधर जाएगा तो 2 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1.5 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और आर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 1.5 और क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ से? यहाँ पर देखिए प्लस रहता है, फॉर्मूले में मिस्टेक हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1.5 प्लस आर स्मॉल आर है हमारा, जो कि आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, तो 1.5 का मल्टीप्लाई 2 से भी होगा। ठीक है, और आर का मल्टीप्लाई भी 2 से होगा, तो यहाँ पे 2R हो जाएगा। इक्वल टू हमारे पास 3.2, ये एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ से 1.5 का मल्टीप्लाई हम लोग किससे कर रहे हैं? 2 से कर रहे हैं, तो हमारे पास आएगा 3.0 आएगा प्लस 2R = 3.2 हमारे पास पहले से चल रहा है। यहाँ से लिखा 2R = यहाँ पर हमारे पास 3.2 पहले से दे रखा था। इस 3.0 को हम लोग इधर भेजेंगे तो माइनस का 3.0 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास 2R की जो वैल्यू आएगी 3.2 माइनस 3.0 कितना आएगा? हमारे पास 0.2 आएगा, क्योंकि देखो 3 तो पहले कैंसिल आउट हो जा रहा है, बच क्या रहा है? 0.0 बच रहा है, तो 0.0 हमने लिख दिया। अब यहाँ से अगर हम लोग R की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे सर? R की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.2 अपॉन में 2 हो जाएगा, इसके आएगा, तो इससे कैंसिल आउट करेंगे तो R की जो वैल्यू आएगी, आंतरिक प्रतिरोध का जो मान आएगा वो आएगा 0.1। देखो 0.2 था ऊपर और नीचे 2 था, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 0.1 और आंतरिक प्रतिरोध है। प्रतिरोध चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य प्रतिरोध हो, उसके लिए मात्रक हम लोग ओम ही यूज़ करेंगे। तो आंतरिक प्रतिरोध हमारे पास 0.1 ओम आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये जो 2 क्वेश्चन मैंने कराए अभी तक, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, एक एक करते हुए सारे क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल सिंपल टू सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट, यहाँ पे पहले न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 10⁵ मीटर पर सेकेंड की चाल से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, हमसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल का हमें क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। यानी
कि हमें फोर्स निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए देखेंगे कि हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये तो मैंने आपको बता दिया कि लॉरेंज बल हमें निकालना है। और देखते हैं कि क्वेश्चन में कौन कौन सा टर्म दिया है जिसकी हेल्प से हम लोग लॉरेंज बल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो लॉरेंज बल का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला होता है QVB। अब यहाँ पे अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं मालूम था अभी तक तो नोट कर लेना। अभी बताता हूँ यहाँ पे कौन कौन सा टर्म क्या है। ठीक है, जैसे F क्या है, Q क्या है, V क्या है, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमारे पास 0.1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि हमारे पास ये चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है जिसको हम लोग B से दिखाते हैं। कितना दे रखा है? 0.1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। हमारे पास ये क्या दे रखा है? चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। उसके बाद बोल रहा है से एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। लंबवत 10⁵ मीटर पर सेकेंड की चाल से, यानी कि हमारे पास चाल यानी कि वेलोसिटी हमारे पास दे रखी है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक, 10⁵ मीटर पर सेकेंड ये हमारे पास क्या दे रखी है? वेलोसिटी दे रखी है। उसके बाद हमारे पास क्या दिया है? उसके बाद हमारे पास ये दो चीज़ें दी गई है, उसके बाद कुछ नहीं दिया गया। लेकिन हम ये जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। Q इक्वल टू, अगर आपको नहीं मालूम तो ये पॉइंट याद कर लेना, हर न्यूमेरिकल में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, दोनों में यूज़ होगा। ठीक है, कि आपको याद करना होगा एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है। सबको मालूम है, जिसको मालूम है तो अभी तक कमेंट कर दिया होगा। 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम इतना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। ठीक, और हमारे पास पूछा गया है हमसे F की वैल्यू। ठीक, हमसे F की वैल्यू पूछी गई है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर F आपका लॉरेंज बल है। Q की बात करें, Q आपका यहाँ पर आवेश यानी कि चार्ज है। V यहाँ पे वेलोसिटी यानी कि हमारे पास वेग है। और यहाँ पे B की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है। सारा टर्म नोट कर लो और एक नोट्स बना लो जिसमें सारे के सारे आप क्या करोगे? शॉर्ट नोट बना करके उसमें फॉर्मूले ही नोट करना। ठीक, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, लॉरेंज बल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इस पे अप्लाई करते हैं तो F इक्वल टू, Q की वैल्यू रखिए, Q की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻⁻ कूलाम होती है, मल्टीप्लाई हमारे पास वेलोसिटी दे रखी है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये हमारे पास दे रखा है। और हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है 0.1। अब इसको सॉल्व करना, देखो बहुत सारे स्टूडेंट रख तो लेते हैं वैल्यू को, फॉर्मूला भी पता होता है, लेकिन उनकी मिस्टेक कहाँ होती है? कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन का एक मेथड है, आप देखो इसकी कोई शॉर्टकट नहीं है। हमेशा याद रखो कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन पे उतना ज़्यादा इंप्रूव होता जाएगा। तो देखो फिलहाल इसको कैसे करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे इतना सा स्टेप करने में कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो कैसे करेंगे, 1.6 × 10⁻⁻⁹ इंटू 10⁵, इसको तो साइड में रखो, एक एक टर्म को सॉल्व करना है। जैसे 0.1 का क्या मतलब है? 0.1 का मतलब अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 10 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो यहाँ से अगर पॉइंट हट गया तो ये हो गया 1/, ये 10 बन गया, 1/10 बन गया। 10 को ऊपर लेकर गए हम तो हमारे पास 10⁻⁻1 बनेगा। यहाँ पर 10⁻1 है। ठीक, ऊपर लेकर गए तो 10⁻⁻1 बना। तो यानी कि 0.1 का मतलब क्या हो गया? 0.1 का मतलब 10⁻⁻1 होता है। इतनी छोटी सी बात आपको पता होगी। अब देखियो F इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे 1.6, तो यहाँ से देखो 10⁻⁻19, उसके बाद यहाँ से देखो 10 की पावर, देखो 10 की पावर क्या है? 10 की पावर यहाँ पे 5 है और 10 की पावर यहाँ पे -1 है। यहाँ पे देखो बेस इसका सेम है, यानी कि आधार जब समान होती है तो उनकी घातें जुड़ जाती है, आप सभी को पता है। तो 10 की पावर 5 है इंटू 10 की पावर -1 है। 5 - 1 का मतलब क्या आएगा? 4 आएगा, यानी कि 10 की पावर क्या आ जाएगी? इतना रफली वर्क है, 10 की पावर 4 आ जाएगी। 10 की पावर 4 हो गया। F इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर, अब यहाँ पे देखो फिर वही वाला केस आ गया, आधार समान है, घातें जुड़ेंगी इनकी। -19 में 4 जोड़ोगे, -19 में 4 ऐड करोगे तो क्या आएगा? -15 आएगा। तो 10 की पावर क्या आ जाएगा? -15 हमारे पास हो जाएगा। और F है यानी कि बल है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन।
तो ये हमारे पास इतना लॉरेंज बल का मान आ जाएगा। देखो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर और कभी कभी बहुत अच्छा लग रहा है आपका तो 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से पढ़ना, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर का सेट उठा करके देखोगे, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया है, मैथ का बता दिया है, फिजिक्स का बता दिया, सारे बता दिया। और आपके जो सीनियर थे जो 2023 का एग्जाम देकर गए हैं, अगर आप उनका भी पेपर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जा करके चेक कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। बोर्ड वालों के लिए ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिसको कि बच्चा पढ़ते ही डर जाए और करने से घबराने लगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन वो लोग बहुत सेलेक्ट करते हैं। तो ध्यान से पढ़ना, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। बस आपको लगता है कि ये इतना बड़ा लैंग्वेज वाला इतना बड़ा सा लिख के आ गया तो आपको लगेगा, आपका माइंड सेट हो जाता है कि ये क्वेश्चन तो मेरे से नहीं सॉल्व होगा। मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चन सॉल्व हो चाहे ना हो, लेकिन क्वेश्चन को आपकी क्या फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि क्वेश्चन को 2 से 3 बार तो ज़रूर पढ़ेंगे। अगर आप 2 से 3 बार पढ़ोगे ना तो आप एक बार, जब भी आप पढ़ोगे एक बार में आपको नहीं समझ में आया, दूसरी बार में आपको थोड़ा समझ में आएगा और तीसरी बार में आपको थोड़ा और समझ में आएगा। तो आप चीज़ें देखने लगोगे कि क्या क्या दे रखा है और क्या फाइंड करने को बोला गया है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बोला गया हमारे पास बोला गया एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर हमारे पास विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। बोला गया एक हमारे पास लंबा सीधा तार है जिसमें 10 एम्पियर यानी आई की वैल्यू हमारे पास 10 एम्पियर की धारा यहाँ पे प्रवाहित हो रही है। बोला जा रहा है इससे 10 सेंटीमीटर दूर बोला जा रहा है इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, यहाँ से हमारे पास बोला जाए दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो तार है इससे 10 सेंटीमीटर, सपोज करो 10 सेंटीमीटर पर दूर एक बिंदु है जिसको P मान लिया। यहाँ पर हमें इस बिंदु, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है, इस बिंदु पर बोला गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। विद्युत क्षेत्र की नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, ठीक। तो सिंपली हमें करना क्या है, B निकालना है। बोला गया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो हमें क्या निकालना है, B की वैल्यू निकाल करके दिखानी है। आओ देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है, ठीक। तो सिंपली हमारे पास देखो बोला गया एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि I की वैल्यू सिंपली हमारे पास 10 एम्पियर दे रखी है, इसमें नो डाउट। अब देखो हमारे पास डिस्टेंस, हमारे पास बोला गया इस तार से 10 सेंटीमीटर दूर पर स्थित एक बिंदु है जिस पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ पे बोला गया इस तार से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित, यानी कि दूरी हमारे पास दे रखी है, तो दूरी को हमने R से डिनोट किया जो कि 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, R इक्वल टू, इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो लिखा 10 अपॉन यहाँ पे लिख देंगे 100 और यहाँ से R इक्वल टू, अब इसको देखो 10 अपॉन, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो R इक्वल टू हमारे पास 10 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 2, ये प्लस का 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो R इक्वल टू 10 की पावर हमारे पास -1 आ जाएगा। ये वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको कहा है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो मैं सारे ही स्टेप को फॉलो करते हुए बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपको यहाँ से इतना तो करने आपको आता ही होगा, क्योंकि आप ये 9th-10th में अच्छी तरीके से सीख जाते हो कि मीटर को कैसे सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें आप सीख कर आते हो, ठीक। अब फिलहाल बात करेंगे हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से दिखाते हैं। तो B इक्वल टू हमारे पास होता है μ0 अपॉन 4 पाई, जो कि एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। जिसको मालूम है कमेंट करो जब तक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। और होता है I अपॉन R, ये हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए। अब यहाँ पे बात करेंगे I तो हमारे पास समझ में आ रहा है सर, हमारे पास करंट यानी कि धारा है हमारे पास, ठीक। और R की बात करेंगे, R हमारा डिस्टेंस है जो कि हमारे पास दे रखा था सेंटीमीटर में, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, दैट्स इट। अब हमारे पास बचता है हमारे पास क्या 4, यहाँ पे हमारे पास बचता है μ0 अपॉन 4 पाई। अब μ0 अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7। नोट करना, इसको ज़रूर से नोट करना, 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, μ0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है, ठीक। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो हमारे पास सारी वैल्यू दे रखी है, अब हम B की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो B इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू लिखेंगे 10 की पावर -7 इंटू I की वैल्यू लिखेंगे तो I हमारे पास दे रखा है 10 एम्पियर दे रखा है, अपॉन R की वैल्यू लिखेंगे तो 10 की पावर क्या है -1,
10 की पावर -1 है, ऊपर लेके जाएंगे सर इसको तो हमारे पास क्या बनेगा b इक्वल टू 10 की पावर -7 इंटू बी की पावर 10 हमारे पास पहले से था। अब इस b की पावर -10 को ऊपर लेकर जाएंगे तो b की पावर क्या हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा। तो b इक्वल टू हमारे पास यहाँ से 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1। अब आधा आधा समान है, घाते जुड़ जाती हैं, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 1 तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखो आधा आधा समान है, घाते जुड़ेंगी तो -7 प्लस 2 क्या आता है -5, तो 10 की पावर -5। और यहाँ से हमारे पास इसकी मात्रक की बात करेंगे। देखो मात्रक आपका ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना मात्रक उसका यूनिट जरूर से लिख के आना। यूनिट नहीं लिखोगे एग्जामिनर सन की एग्जामिनर होगा ना तो मार्क्स भी काट सकते हैं आपके, ठीक। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेस्ला, ठीक, टेस्ला। ये हमारे पास बी से दिखाते हैं और इसका मात्रक होता है टेस्ला। ये आपके मैंने 2 क्वेश्चन तैयार करवा दिया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में बनते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बता दो, तो आप जहाँ पर भी दिखे टेस्ला आप टिक कर देना, ठीक। तो इसी तरीके से आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है 2 लंबे सीधे तार। हमारे पास देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, देखो इसीलिए मैं आपको इस तरीके के सिमिलर क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप रिलेट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सको। पहले क्वेश्चन इसके पहले वाला जो दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया उसमें क्या था, एक सीधा तार था जिसमें आपकी धारा प्रवाहित हो रही, जिसमें आपका करंट 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया 2 लंबे सीधे तार। यहाँ पर आपको 2 लंबे सीधे इस तरीके से, मैं आपको पहले आप क्वेश्चन को समझ जाइए, देन उसके बाद आप अप्लाई करिएगा कि इस पे क्या क्या सॉल्व करना है, किस तरीके से इस पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसमें बोला गया है 2 लंबे सीधे तार हमारे पास ये, ठीक है, जिसमें प्रत्येक में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, प्रत्येक में बोला गया, यानी कि इसमें भी आपका 5 एम्पियर की क्या हो रही है धारा, यहाँ पर आपका 5 एम्पियर की धारा यहाँ पर भी प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर भी 5 एम्पियर की धारा आपकी प्रवाहित हो रही है, दोनों में बोला गया। उसके बाद बोला गया एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि एक दूसरे के समांतर, ये एक दूसरे से क्या है, ये एक दूसरे से पैरेलल है बिल्कुल, ठीक। इन दोनों के बीच समांतर क्या है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पर इस दूरी का ये दूरी हमारे पास इन दोनों के बीच समांतर क्या दूरी क्या दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर हमारे पास दे रखी है। रिलेट करना क्वेश्चन को। उसके बाद बोला गया तारों के, यहाँ पे बोला गया तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल ज्ञात कीजिए, ठीक। 10 सेंटीमीटर लंबाई हमारे पास दे रखी है, यानी कि ये जो तार है ना, ये दोनों तार है, क्वेश्चन को फिर से समझो, ये 2 हमारे पास तार दे रखे हैं जिसकी हमारे पास दोनों की लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक, ये बोला गया। उसके बाद बोला गया कि दोनों तार में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ये भी क्लियर हो गया। और इन तारों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है। और पूछा क्या गया है हमारे पास लगने, यहाँ पे इन तारों के बोला गया है लंबाई पर लगने वाले बल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमारे पास F की वैल्यू पूछा गया है, हमारे पास फोर्स पूछा गया है, ठीक। तो इतना चीज़ हम लोगों ने पकड़ लिया। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या हमें दे रखा है। अब हमारे पास 2 तार दे रखी हैं, दोनों में I धारा बह रही है, तो एक को हम लोग I1 मान लेते हैं, ठीक, जिसमें आपकी 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। दूसरे को हम लोग I2 मान ले रहे हैं, जिससे कि पता लग पाए I1 पहला वाला तार है, I2 दूसरा वाला तार है, जो दोनों में लेकिन करंट आपका 5 एम्पियर का ही फ्लो हो रहा है। और हमारे पास इन तारों के बीच का डिस्टेंस क्या दे रखा है, डिस्टेंस हमारे पास दे रखा है R इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, लेकिन मैंने आपको बताया सेंटीमीटर में नहीं रखते हैं, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, सिंपली आपको क्या करना होता है 2.5 आपको क्या करना होता है 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। देखो पहले सेंटीमीटर में था, हमने क्या किया 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। और हमारे पास लेंथ इसकी देखेंगे, जो लंबाई हमारे पास इन तारों की दे रखी है, दोनों तार की लंबाई जो दे रखी है वो दे रखी है हमारे पास, जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं, जो कि हमारे पास दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब ये भी सेंटीमीटर में दे रखी है, तो हम लोग भी इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो L इक्वल टू 10 की पावर क्या करते हैं 10 की पावर -2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो L इक्वल टू आधा आधा समान है, इनकी घातें जोड़ेंगी, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है, तो क्या आएगा -1, 10 की पावर -1 मीटर। ये हमारे पास L की वैल्यू हमने निकाली और ये हमने R की वैल्यू निकाली। अब हम देखते हैं कि हमारे पास
फार्मूला क्या बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला नोट करेंगे। यहाँ पे बोला गया हमसे, देखो पूछा क्या गया है, यहाँ पे बोला गया है तारों के 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिखूँगा, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। यहाँ पे बोला गया 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल, 10 सेंटीमीटर की लंबाई पर जो लगने वाला बल होगा उसको कैसे निकालेंगे, लिखते हैं F अपॉन L। L यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, L वही लेंथ होगी तार की, और F क्या होगा, उस तारों पर लगने वाला बल होगा, ठीक, जो कि हमारे पास इक्वल टू फार्मूला होता है, नोट कर लेना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। वहाँ पे क्या होता था, 4 पाई होता था, जहाँ पे एक तार वाला क्वेश्चन था वहाँ पे 4 पाई था, लेकिन यहाँ पर 2 पाई है। और यहाँ पे हमारे पास दो धारा बह रही है ना, एक में देखो I1 बह रही है, एक में I2 में बह रही है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे I1 इंटू I2 अपॉन में क्या लिखते हैं, R, जो हमारे पास तार के बीच का डिस्टेंस होता है। अब आई होप कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो होगी नहीं मुझे, क्योंकि यहाँ पे आप सारी चीज़ें समझ गए हैं कि F यहाँ पे हमारे पास दोनों जो तार हैं उनके बीच लगने वाला बल है, L यहाँ पे इन दोनों के तार के बीच लंबाई है, और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी वैल्यू मैं अभी आपको बताऊँगा कि म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है। उसके बाद यहाँ पे I1 और I2 हमारे पास दो धारा बह रही थी, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, और R यहाँ पर हमारे पास क्या है, इन दोनों जो तार है हमारे पास इसका बीच का डिस्टेंस दे रखा है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूं इसके लिए, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर -7, और मात्रा की बात करेंगे न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये आप याद रखिएगा। अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें F बल निकालना है, सिर्फ और सिर्फ हमें बल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस L को इधर भेज देंगे। तो F इक्वल टू फॉर्मूला बनाने जाएंगे तो बनेगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, और L इधर देखो डिवाइड में है, इधर जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एक करते हुए सारी वैल्यू को रख सकते हैं। तो F इक्वल टू सबसे पहले म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू रखेंगे, तो 2 इंटू 10 की पावर -7 इसकी वैल्यू रख दी, इंटू यहाँ से अब हम लोग किसकी वैल्यू रखेंगे, I1 I2 दोनों में कितने 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 5 इंटू 5, I1 की वैल्यू भी 5, I2 की वैल्यू भी 5। R जो हमारे पास डिस्टेंस था हम लोगों ने कितना मीटर में दे रखा, सेंटीमीटर में दे रखा था, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया, तो 2.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर आया। तो यहाँ से लिखेंगे 2.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर आया, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या रखेंगे, उसके बाद हम लोग L की वैल्यू रखेंगे। L की वैल्यू हम लोगों ने हमारे पास सेंटीमीटर में दे रखा था, मीटर में निकाला तो 10 की पावर -1 आ गई। अब सारी वैल्यू रख दी हमने, सिंपल बचता है हमारे पास कैलकुलेशन करने से बिल्कुल भी घबराना नहीं, प्रैक्टिस करके जाना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करे रहोगे उतना फ्लुएंटली आप अपने बोर्ड एग्जाम में कैलकुलेशन को कर पाओगे। तो यहाँ से आप 5 से इसको सबसे पहले तो देखो ये 2.5 है, ये 5 है, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक, ये क्लियर है आपका। उसके बाद यहाँ से देखो हमारे पास F इक्वल टू बचेगा क्या, 2 इंटू यहाँ पे देखो 10 की पावर क्या है -7, 10 की पावर -1, -7 -1 आधा आधा समान है ना, तो जुड़ेगा -1 -7 क्या आएगा, 10 की पावर -8 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से आपके पास 2 ये वाला बच रहा है, और ये वाला 5 बच रहा है, और यहाँ पर हमारे पास 10 की पावर -2 है ना, इसको ऊपर लेकर जाओगे आप तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 10 की पावर +2 हो जाएगा। अब देखो ये ज़्यादा इजी लग रहा है सॉल्व करना, कैसे करेंगे, देखो F इक्वल टू सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 10 की पावर -8, उसके बाद 2 × 5 क्या हो जाएगा, 10 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 हमारे पास पहले से दे रखी थी। अब यहाँ पे देखोगे आप सबके आधार समान घाते जुड़ेंगी सबकी, तो F इक्वल टू 2 हमारे पास सेम रहेगा, 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 2 है, तो 1 + 2 हमारे पास 10 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से F इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -8 है,
-8 + 3 क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा, तो 10 की पावर -5 हो जाएगा। और यहाँ पे एफ है हमारे पास, यानी कि बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो यहाँ से लिख देंगे न्यूटन। इतना हमारे पास बल लगेगा इन तार पर, ठीक। ये हमारे पास हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा गया था। आप एक बार इसको फिर से देख लेना, नोट करना और एक बार खुद से प्रैक्टिस करने की ज़रूर कोशिश करना। क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। सारी चीज़ें आपको A to Z समझ में आई होंगी। आई होप कि आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए सारे समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जितने भी न्यूमेरिकल बता रहा हूँ सारे न्यूमेरिकल को नोट करना और उसका सोल्यूशन भी नोट करना, और जैसे वीडियो खत्म होगी एक बार सारे न्यूमेरिकल को खुद से प्रैक्टिस जरूर करके जाना बोर्ड एग्जाम में, ठीक। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर हमारे पास 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। छोटा सा देखिए, हम लोग बिल्कुल पहले छोटे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। यही आपका मेथड होना चाहिए जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हो। कोई भी आप चैप्टर पढ़ लो, मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ लो, उस चैप्टर के अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हो, पहले आप एग्जाम्पल को पकड़ो, एग्जाम्पल आपसे सॉल्व होने लगे, फिर उसके बाद सबसे ईजी न्यूमेरिकल्स पे जाओ, उसको सॉल्व करो, फिर आप धीरे धीरे करके न्यूमेरिकल्स के लेवल को बढ़ा सकते हो। ये नहीं कि स्टार्टिंग में ही आप ऐसे हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स आप लगाने लगोगे। स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल पकड़ो, उसको सॉल्व करो। उसी तरीके से यहाँ पे मैं आपको कराने वाला हूँ। ये बेसिक सा न्यूमेरिकल है, छोटा सा है, ध्यान से समझना। इसमें हमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र, हमारे पास संधारित्र दिया गया है। संधारित्र की धारिता हमारे पास कितनी दे रखी है, 10 माइक्रोफैरेड, यानी कि हमारे पास C की वैल्यू दे रखी है। C की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 माइक्रोफैरेड। अब माइक्रोफैरेड में आप कभी भी धारिता को नहीं रखते हैं, आप सभी को पता होगा। माइक्रोफैरेड को हम फैरेड में चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करते हैं, जब भी आपको देखो, जिसको नहीं मालूम मैं आपको बता दूं, जब भी आपको माइक्रोफैरेड से फैरेड में जाना है तो आप क्या करोगे, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। याद रखना, धारिता हमारे पास 10, यहाँ पर हमारे पास 10 माइक्रोफैरेड दे रखी थी, हम इसको फैरेड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फैरेड में हो जाएगी। ये पहला काम हमने कर लिया। उसके बाद बोला जा रहा है विभवांतर हमारा 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देता है। मतलब आपका विभवांतर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो पहला विभवांतर हमारे पास है 100 वोल्ट का, दूसरा हमारे पास है 200 वोल्ट का। तो यहाँ से हम लोग विभवांतर को, एक विभवांतर को हम लोग V1 कर लेते हैं, जो हमारे पास कितना दे रखा है, 100 वोल्ट दे रखा है, ठीक, 100 वोल्ट दे रखा है। और दूसरे को हम लोग V2 नाम दे देते हैं, जो हमारे पास 200 वोल्ट दे रखा है, ठीक। न्यूमेरिकल को समझ लो, पहले न्यूमेरिकल ऐसे ही सॉल्व करते हैं कि आपको पहले देखना होता है कि उसमें क्या क्या दिया गया है। पहले आप उसको साइड में नोट कर लो, उसके बाद देखो आपसे क्या पूछा गया है। उसके बाद पूछा गया है यहाँ पर हमारे पास उसकी ऊर्जा में परिवर्तन याद कीजिए। हम सभी जानते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हमारे पास वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, U = देखो, जिसको नहीं मालूम नोट कर लेना, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U = 1/2 CV²। यहाँ पे हमारे पास U ऊर्जा है और यहाँ पर 1/2 C हमारे पास क्या है, संधारित्र की धारिता, और V हमारे पास विभवांतर है। ये हमारे पास नोट कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऊर्जा नहीं पूछा गया, ऊर्जा में परिवर्तन पूछा गया। अब ऊर्जा में परिवर्तन यानी कि हम लोग U के जगह पे del U कर देंगे, V नहीं, del U कर दिया, = फॉर्मूला यहाँ से चेंज होगा 1/2 CV। देखो हमारे पास क्या, विभवांतर हमारे पास 2 दे रखे हैं, एक V1 एक V2 दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नेट निकालने के लिए बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। बड़ा वाला कौन है, देखो ये V2 आपका 200 वोल्ट है और V1 आपका 100 वोल्ट है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। तो यहाँ से हम लोग करेंगे V2² - V1²। इस तरीके से, क्यों, क्योंकि V का स्क्वायर होता है, V के प्लेस पे हमने V2 - V1 कर दिया, क्योंकि हमारे पास 2 विभवांतर दे रखे थे, ठीक। अब देखो ये हमारा फॉर्मूला एकदम तैयार है। हम लोग इसमें क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को पुट करके कैलकुलेशन कर देना है, हमारे पास ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा। कैसे करेंगे, देखो यहाँ से del U = लिखेंगे 1/2 C हमारे पास धारिता कितनी दे रखी थी, 10 माइक्रोफैरेड दे रखी थी, हमने इसको फैरेड में चेंज किया, तो हमारे पास आ गया 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 आ गया। उसके बाद यहाँ से हम लोग लिखेंगे V2²। V2 की हमारे पास कितनी वैल्यू दे रखी है, इसको आप ये वाला ब्रैकेट बनाओ। V2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 200 दे रखी है। अब 200 स्क्वायर है V2 का, तो स्क्वायर कर दिया, माइनस V1 की वैल्यू 100 दे रखी है, तो 100 लिख करके इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसलिए इस तरीके का ब्रैकेट कर दिया, ठीक। अब इसका कैलकुलेशन करना है हमें, तो del U का मतलब क्या, ऊर्जा में परिवर्तन। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा निकालने को बोला होता तो
हम लोग क्या करते u इक्वल टू हाफ सी वी कर देते। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखो डेल u इक्वल टू, यहाँ से हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से 10 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब 10 की पावर -6 है, इसको एज इट इज़ लिख लिया। अब यहाँ से देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखो सबसे पहले हमारे पास है 200 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 40,000 हो जाएगा, ये लिख दिया। अब 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 का स्क्वायर हमारे पास 10,000 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमने लिखा 10,000। ठीक, 10,000 लिख दिया। अब यहाँ से हम लोग 40,000 में से 10,000 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 30,000 आएगा। तो यहाँ से लिखेंगे डेल u इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 40,000 में से 10,000 घटा रहे हो ना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 30,000। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, 30,000 लिख देंगे। ठीक, 30,000 लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिखेंगे डेल u इक्वल टू, हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब यहाँ से देखो 30 है, उसके बाद क्या है, 4 जीरो है। तो यहाँ से हम लोग क्या, मतलब यहाँ पर हमारे पास 3 है, उसके बाद 4 जीरो, इसका मतलब हमारे पास 30,000 दे रखा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर, देखो कितने जीरो हैं, 10 की पावर 4 जीरो हैं, तो यहाँ 10 की पावर 4 लग जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेल u की जो वैल्यू आएगी, सबसे पहले तो 5 का मल्टीप्लाई 3 से करने पर हमारे पास 15 आ जाएगा। 15 लिख दिया इंटू, अब देखो जहाँ आधार आधार समान होती है वहाँ घाते जुड़ जाती हैं, ये सभी को पता होगा, एक छोटे से बच्चे को भी पता है। ठीक, तो यहाँ से देखो हमारे पास यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ पर 10 की पावर -6 है, यहाँ पर 10 की पावर प्लस का 4 है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे तो 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 4, 10 की पावर -6 है और 10 की पावर 4 है। इसका सॉल्व करने पर आधार आधार समान घाते जुड़ेंगे तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, -6 + 4 का मतलब क्या आता है, -6 + 4 का मतलब हमारे पास -2। 10 की पावर क्या आ गया, -2 आ गया। 10 की पावर -2। और ऊर्जा में हमारे पास क्या है, ऊर्जा में परिवर्तन है, तो यहाँ से हमारे पास इसका मात्रक लिखेंगे तो जूल हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास इस न्यूमेरिकल का हो जाएगा फाइनल आंसर। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमारे पास हमने क्या क्या दे रखा था, हमारे पास धारिता दे रखी थी, विभवांतर 2 दे रखे थे, एक को V1 एक को V2 मान लिया, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, बाकी बेसिक सा कैलकुलेशन करते हुए हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है पूरा कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, जो भी डाउट है आपका मैं रिप्लाई करता हूँ। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हो तो उनको भी रिप्लाई करता हूँ, मैक्सिमम बच्चे को रिप्लाई कर ही देता हूँ मैं। तो आप लोग का जो भी डाउट है कमेंट करके जरूर बताना। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है और हमें क्या निकालने को बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है हमारे पास 5.0 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले तो हमारे पास कूलाम बिंदु आवेश, यानी कि हमारे पास आवेश हमारे पास कितना दे रखा है, 5.0 इंटू 10 की पावर 8 कूलाम हमारे पास आवेश दे रखा है, यानी कि Q की वैल्यू दे रखी है। तो Q की वैल्यू हमारे पास 5.0 इंटू 10 की पावर क्या दे रखा है, -8 कूलाम आवेश हमारे पास दे रखा है। उसके बाद हमारे पास क्या पूछा गया, आवेश से कितनी दूरी पर पूछा गया, यानी कि हमारे पास R की वैल्यू पूछा गया, दूरी हमसे पूछा गया है, R की वैल्यू पूछी गई है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास दे रखी है, जिसको हम लोग E से दिखाते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम सभी जानते हैं कितना, E से दिखाते हैं, जो कि हमारे पास दे रखा है 450 वोल्ट पर मीटर, ये हमारे पास दे रखा है। सो स्टूडेंट देखो, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू, E हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है Q/R²। जब एक बिंदु आवेश के लिए हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो इस तरीके से हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, E आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, K आपका क्या है, परावैद्युतांक है, और Q आपका आवेश है, और R आपका क्या है, दूरी है। ठीक, यहाँ से हमारे पास देखो E की वैल्यू दे रखी है, K की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है, जिसकी वैल्यू K की वैल्यू जिसको नहीं मालूम वो नोट कर ले, 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। ठीक, सो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास देखो सारी वैल्यू दिख रही है, हम लोग को क्या निकालना है, R निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले E की वैल्यू कितनी दे रखी है, 450 दे रखी है। K की वैल्यू फिक्स होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है, इंटू
Q1 नहीं है हमारे पास, एक ही आवेश है तो Q हमारे पास है, जो कि हमारे पास 5 आवेश हमारे पास 5.0 इंटू 10⁻⁸ कूलाम दे रखी है अपॉन R स्क्वायर है, यही हमारे पास R की वैल्यू ही तो हमें निकालनी है। अब देखो R स्क्वायर हमें निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, R स्क्वायर को इधर लेकर जाएंगे और ये 450 को इधर लेकर आएंगे। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरचेंज कर देंगे तो R स्क्वायर इक्वल टू सारी वैल्यू ऐसे सेम रहेगी 9 इंटू 10⁹ इंटू 5.0 इंटू 10⁻⁸ अपॉन में जहाँ पर R था उसके प्लेस पर 450 आ जाएगा। ठीक, अब देखो इसका हमें सिंपली कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ से देखो सबसे पहले तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5.0 का मल्टीप्लाई हम लोग किससे करेंगे, 9 से करेंगे, तो लिखा R स्क्वायर इक्वल टू, सो यहाँ से देखो हमारे पास 5.0 का मल्टीप्लाई 9 से करने पर 45, यहाँ पर हमारे पास 45 आ जाएगा इंटू 10⁻9 है, 10⁻⁸ है, आधार समान है, घाते जोड़ेंगे तो यहाँ से हमारे पास 10⁻1 आएगा। 10⁻1 का मतलब 10 ही लिखते हैं और अपॉन में हमारे पास क्या दिख रहा है, अपॉन में हमारे पास 450 है, ऊपर भी 450 बन गया, नीचे भी 450 बन गया। देखो ये आपका कितना है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 450 और इसको भी लिख सकते हैं 450। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास R की जो वैल्यू आएगी, R स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। अब R स्क्वायर की वैल्यू 1 है, इसका मतलब R की जो वैल्यू आएगी वो भी 1 आएगी। क्यों, स्क्वायर इस पर लगाएंगे तो इसको 1 पर स्क्वायर लगा दो या फिर कितनी भी पावर लगा दो वो आता ही 1 है। तो यहाँ से हमारे पास R क्या है, दूरी, तो दूरी हमारी मीटर में होती है तो 1 मीटर। हमारे पास यही क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर हो जाएगी। तो 1 मीटर पर हमारे पास क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने के चांसेस हैं, तो इसलिए आप इन सभी न्यूमेरिकल को सीरियस होकर के अच्छी तरीके से तैयार करके जाना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आप देख करके बिल्कुल भी मत डरा करो। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन है तो इसका सोल्यूशन भी बहुत बड़ा होगा और बहुत डिफिकल्ट होगा, ये आपका माइंडसेट हो चुका है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप देखो जितने भी क्वेश्चन आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत ही ईजी होते हैं, बस आपको पकड़ने की देर होती है कि उसमें क्या पूछा गया और क्या क्या दिया गया। ये 2 पॉइंट अगर आप पकड़ लेते हो तो न्यूमेरिकल आपसे डेफिनेटली सॉल्व हो ही जाएंगे। ठीक, सो स्टूडेंट यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए एक एक पॉइंट को समझाते हुए चलूंगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है 9.0 माइक्रोकूलाम के एक बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर माइनस हमारे पास -2 माइक्रोकूलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव के मान की गणना कीजिए। ठीक है, हमारे पास ये बोला गया हमें वैद्युत विभव के मान की गणना करना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये हमने पढ़ लिया, अब आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको एक एक लाइन समझाता हूँ। सबसे पहले बोला गया 9.0 माइक्रोकूलाम के एक बिंदु आवेश, यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर हमारे पास एक बिंदु है, ये हमारे पास आवेश है, कितना है ये 9.0 माइक्रोकूलाम हमारे पास आवेश दे रखा है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको Q1 पहला आवेश मान लेते हैं। उसके बाद बोला गया इस आवेश से 5 मीटर की दूरी पर मान लेते हैं 5 मीटर यहाँ तक आएगा और ये 5 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक, 5 मीटर की दूरी पर दूसरा आवेश है जो कि हमारे पास कितना दे रखा है, -2 माइक्रोकूलाम दे रखा है, जिसको हम लोग Q2 मान लेते हैं। उसके बाद बोला गया है जो वायु में रखा गया यहाँ तक बोला गया। उसके बाद बोला इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित, यहाँ पर बोला गया 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर, यहाँ पर सपोज करो इन दोनों आवेश से मतलब यहाँ पर एक बिंदु है जो यहाँ से भी 3 मीटर की दूरी पर है और यहाँ से भी 3 मीटर की दूरी पर है, और बोला गया इसी बिंदु पर हमें वैद्युत विभव का मान निकालना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से समझा दूं, हमारे पास एक आवेश है, इस आवेश से 5 मीटर की डिस्टेंस पर हमारे पास दूसरा आवेश है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर, ये भी 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर की दूरी पर हमारे पास एक बिंदु है जिस पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। अब सबसे पहले तो हमारे पास एक आवेश दे रखा है, 2 आवेश दे रखा है। 2 आवेश दे रखे हैं तो हम लोग पहले आवेश को Q1 और दूसरे आवेश को Q2 मानकर चलेंगे। पहला आवेश हमारे पास Q1 दे रखा है जिसकी वैल्यू दे रखी है 9.0 माइक्रोकूलाम। देखो माइक्रोकूलाम, माइक्रोफैरेड जब भी दे रखा होता है हम उसको माइक्रो में नहीं रखते हैं, हम उसको क्या करते हैं, अगर माइक्रोफैरेड है तो फैरेड में चेंज कर लेते हैं, माइक्रोकूलाम
कुलाम है हमारे पास, तो उसको कुलाम में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास माइक्रो कुलाम है, कुलाम में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही मेथड लगाएंगे कि 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखा 9.0 इंटू 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कुलाम में हो गया। तो ये पहले वाले की बात हो गई। अब दूसरे वाले आवेश के लिए हमारे पास हम लोग Q2 ले लेंगे। Q2 की वैल्यू -2 माइक्रो कुलाम दे रखी है, इसको भी हम लोग कुलाम में चेंज करने जाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे Q2 इक्वल टू -2 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम हो जाएगा। तो हमने Q1, देखो जब भी हम Q1 और Q2 की वैल्यू रखेंगे तो Q1 की वैल्यू ये वाली रखेंगे जो कि कुलाम में है, और Q2 की वैल्यू ये वाली रखेंगे। ठीक, तो ये हमारे पास दो आवेश है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव निकालेंगे, फिर उसके बाद दूसरे वाले आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव निकालेंगे, फिर उन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो एक नेट आ जाएगा। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ Q1 आवेश, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Q1 आवेश से, Q1 आवेश यानी कि ये वाले आवेश से R इक्वल टू 3 मीटर, R इक्वल टू 3 मीटर की दूरी पर, मैं स्टेटमेंट एक लिख दे रहा हूँ, दूसरा आपको समझ में आ जाएगा, की दूरी पर स्थित बिंदु। देखो Q1 से R इक्वल टू 3, Q1 से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव, ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया जिससे कि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, वैद्युत विभव। अब देखो यहाँ से हम लोग इस वाले मतलब Q1 के लिए इस बिंदु पर वैद्युत विभव निकाल रहे हैं, तो हम लोग इसको V1 मान लेते हैं। उसी तरीके से जब इस वाले के लिए इस पॉइंट पर वैद्युत विभव निकालेंगे तो हम लोग उसको V2 मान लेंगे। ठीक, तो V1 इक्वल टू वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/R, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1/4πε0 की वैल्यू सेम होती है जो मैंने अभी आपको K की वैल्यू बताई, वहाँ पर यहाँ से आप देखेंगे तो V1 इक्वल टू 4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁹ होती है। अब इसका मात्रक आप लोग को कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है आपको। तो यहाँ पे जिस किसी को भी इसका मात्रक पता है वो कमेंट करके ज़रूर बताएगा, जिसका भी कमेंट सही होता है उसको इस तरीके से मैं हार्ट ज़रूर दूंगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, 1/4πε0 की वैल्यू रख दी, 9 इंटू 10⁹ रख दी। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, Q1 मतलब Q की वैल्यू रखेंगे। यहाँ से आप Q1 कर सकते हो, क्योंकि आप V1 निकाल रहे हो ना, तो Q1 कर सकते हो। Q1 की वैल्यू हम लोगों ने क्या रखी है, Q1 की वैल्यू हम लोग ये रखेंगे 9.0 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R रखेंगे। R की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, R इस पॉइंट से मतलब Q1 से इस बिंदु पर वैद्युत विभव निकाल रहे हैं, तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे 3। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले 3 से 9 को कैंसिल करिए, 3 3 जा 9, तो V1 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10⁹ है, ये पहले से हो गया। अब उसी तरीके से लिखेंगे, मल्टीप्लाई में हमारे पास ये आएगा 9.0 इंटू 10⁻⁻6। अब इसका कैलकुलेशन करना है हमें, तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, सबसे पहले 9 का मल्टीप्लाई 3 से करिए, तो V1 इक्वल टू 9 3 जा 27 मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ से हमारे पास आधा समान घाते जुड़ जाएंगी, तो 10⁻9 10⁻⁻6 क्या आएगा, 10⁻3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या थे, आधा समान थे, तो इनकी घातें जुड़ी, तो 10⁻9 और 10⁻⁻6 मिलकर हमारे पास 10⁻3 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे, 10⁻3 का मतलब क्या, 30, तो यहाँ पे हमारे पास 27 है 10⁻3, तो यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 27 और यहाँ पर हम लोग 0 3 बार लगा सकते हैं, इसका मतलब 27,000। यहाँ से हमारे पास V1 की वैल्यू क्या आ गई, 27,000 वोल्ट आ गई। ठीक, 27,000 वोल्ट आ गई। V1 की वैल्यू किसके लिए, Q1 आवेश, मतलब Q1 आवेश से इस बिंदु पर हमने विभव निकाला, वैद्युत विभव निकाला, तो वो कितना है, 27,000 वोल्ट आया। अब उसी तरीके से Q2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, Q2 के लिए इस बिंदु पर वैद्युत विभव निकालेंगे, तो यही स्टेटमेंट में आप फिर से लिख सकते हो। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ Q2 आवेश, पूरा स्टेटमेंट तो नहीं लिखूंगा, आप पूरा स्टेटमेंट चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। आपका न्यूमेरिक वैल्यू देखा जाता है कि आपने सही किया है कैलकुलेशन कि नहीं। ठीक, ये स्टेटमेंट लिख दोगे तो आपका एक एग्जामिनर पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, वो अच्छे मार्क्स आपको दे सकता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमने लिख दी। उसी के तरीके से अब हम लोग Q2 पर निकालेंगे। Q2 पर निकाल रहे हैं तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे V2, क्योंकि Q1 पर निकाला तो उसको V1 लिखा, Q2 पर निकाल रहे हैं तो V2 लिखेंगे। 1/4πε0 ये कांस्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Q2/R। Q2 की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, ये रखेंगे, माइक्रोफैरेड में थी, माइक्रो कुलाम में थी, हमने इसको कुलाम में जो चेंज किया वही वाला रखेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे V2 इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू फिक्स होती है, जो कि होती है 9 इंटू 10⁹
अब उसी तरीके से Q2 की वैल्यू रखेंगे, Q2 की वैल्यू -2 इंटू 10⁻⁻6 रखेंगे अपॉन R की वैल्यू दोनों के लिए क्या रखेंगे, देखो इस वाले आवेश से इस बिंदु की दूरी क्या है 3 मीटर है, और इस वाले आवेश से भी मतलब बिंदु की दूरी कितनी है 3 मीटर, तो दोनों के लिए R की वैल्यू क्या होगी सेम रहेगी, तो यहाँ पर भी हमने क्या लिख दिया 3 मीटर। उसी तरीके से यहाँ पर भी कैंसिल आउट कर देंगे सेम कैलकुलेशन करते हुए। यहाँ से हम लोग लिखेंगे V2 इक्वल टू 3, आपके पास कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, तो 3 इंटू 10⁻9 इंटू 10 यहाँ से लिखेंगे -2 इंटू 10⁻⁻6 -2 मल्टीप्लाई कितना करेंगे -2 मल्टीप्लाई हम लोग 3 करेंगे तो क्या आएगा -6 आएगा, -6 मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखो आधा आधा समान घाते जुड़ेंगे 10⁻9 10⁻⁻6 कितना आएगा 10⁻3 10⁻3 का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास 10⁻3 का मतलब V2 की वैल्यू हमारे पास -6 और यहाँ से हमारे पास 6000 आ जाएगा वोल्ट। ये हमारे पास V2 की वैल्यू आ गई। अब हमें नेट वैद्युत विभव निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, V1 और V2 को जोड़ देंगे। नेट वैद्युत विभव मान लेते हैं V है और हम लोग V के प्लेस पे लिख सकते हैं V1 प्लस V2, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल वैद्युत विभव आ जाएगा। तो V1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 27000 वोल्ट, तो लिखा V इक्वल टू 27000 कर दिया। उसी तरीके से प्लस यहाँ से हमारे पास V2 की वैल्यू कितनी है -6000, ठीक, वोल्ट हमारे पास दे रखी है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27000 -6000 कितनी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा V इक्वल टू 21000 आ जाएगा। 27000 में से 6000 घटाओगे तो 21000 ही तो आएगा। 21000 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो V इक्वल टू आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो कि आपके पास कुल वैद्युत विभव जो आया है 21000 वोल्ट आ गया। यहाँ पर भी लिख सकते हो, चाहो इसको ढंग से लिखना तो आप लिखोगे 21 और 10 की पावर 3 0 है ना तो 3 लगा करके वोल्ट, इस तरीके से आप कुल वैद्युत विभव ये भी आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल लॉन्ग न्यूमेरिकल था आपके बोर्ड एग्जाम में, 5 नंबर में ये न्यूमेरिकल बना है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर का सेट उठा करके देख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, ऐसे ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन थोड़े से बन जाते हैं, घबराना नहीं है। देखो कितना इजी था, स्टेप बाय स्टेप बस करना था। एक बार इस वाले आवेश के लिए बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना था, इस वाले आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना था, इसी तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से। यहाँ पे पहला जो न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल क्या कहा जा रहा है कि 50 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा कितनी जूल होगी। सबसे बेसिक सा क्वेश्चन और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 3 नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया 50 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य, हमारे पास तरंग दैर्ध्य दे रखा है, तो यानी कि हमारे पास वेवलेंथ दे रखी है, कितना दे रखा है 50 एंगस्ट्रॉम। अब हम लोग तरंग दैर्ध्य को हम लोग किससे दिखाते हैं, लैम्डा से दिखाते हैं। लैम्डा इक्वल टू क्या दे रखा है 50 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। अब ये एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहे, याद रखिएगा मैं आपको एक एक स्टेप सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 50 ये हमारे पास पहले से 10 की पावर -10 से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर एंगस्ट्रॉम से मीटर में आ जाएगा, ठीक। और हम लोग इसको मीटर में ही रखेंगे। और हमारे पास क्या पूछा है, हमारे पास पूछा है फोटोन की ऊर्जा कितनी जूल होगी। हमारे पास फोटोन की ऊर्जा हमसे पूछी गई है, ठीक है, इसकी एनर्जी पूछी गई कि कितनी जूल होगी। तो सबसे पहले हमारे पास फोटोन की ऊर्जा के लिए E इक्वल टू H-nu हमारे पास फॉर्मूला होता है H-nu। अब यहाँ पे अगर आपको एक एक टर्म नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर E की बात करेंगे तो E हमारे पास एनर्जी यानी कि ऊर्जा, और H हमारे पास यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है, और न्यू की बात करेंगे तो दहली आवृत्ति है हमारे पास, ठीक है। तो न्यू इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, न्यू इक्वल टू C बाई लैम्डा होता है। C अगर यहाँ पर हमारे पास क्या है, C हमारे पास प्रकाश की चाल है और लैम्डा हमारे पास तरंग दैर्ध्य है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा करेक्शन इसमें करेंगे कि E इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, H को ऐसे ही रहने देंगे, न्यू के प्लेस पे हम लोग क्या कर देंगे C बाई लैम्डा कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया, फॉर्मूला निकल के आया E इक्वल टू HC बाई लैम्डा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होंगे और डायरेक्ट आपसे कई बार ये फार्मूला भी पूछा जाता है। और इसको आप ग्रेजुएशन BSc जब करने जाओगे ना तो बहुत सारे इस पर न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे और इसका बहुत ही अच्छा यूज़ होता है आपके फिजिक्स में, ठीक है। तो इक्वल टू HC बाई लैम्डा, इसको अच्छे से याद रखना। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ H हमारे पास प्लांक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। अब जिसको भी नहीं मालूम प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, देखो कांस्टेंट पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है जिसमें मैंने आपको
क्लास 12 फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फिजिकल कांस्टेंट होते हैं ना, भौतिक जो क्या कहते हैं हम लोग नियतांक होते हैं, उन पर भी वीडियो पड़ी हुई आप जाकर के देख पाओगे। लेकिन इस वीडियो के बाद देखना, मैं आपको बता देता हूँ प्लांक कांस्टेंट, ये मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम में एग्जामिनर मेरे से पूछा था, ठीक है, वो भी ग्रेजुएशन में पूछा गया था, ठीक। तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ प्लांक कांस्टेंट का जो वैल्यू होती है और जो यूनिट होती है उसको नोट कर लेना। वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर हर्ट्ज होती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास वैल्यू होती है किसकी, प्लांक कांस्टेंट की। अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट हम सभी को पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक, 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास वैल्यू हैं जो कि हमारे पास दे रखी हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, हमें ऊर्जा निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे। हमें एच भी पता है, सी भी पता है और लैम्डा भी हमें पता है। हम सारी चीज़ों को रख के सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ई इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, देखो एच की वैल्यू रखेंगे, एच की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी की वैल्यू रखेंगे, सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, अपॉन लैम्डा। लैम्डा हमारे पास एंगस्ट्रॉम में दे रखा था, लेकिन कभी भी एंगस्ट्रॉम में मत रखना, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दो और वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू हम लोग ये वाली रखेंगे, तो वैल्यू रखेंगे 50 इंटू 10⁻⁻10, ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू हो गई। अब देखो बहुत सारे बच्चे इतना करने के बाद कैलकुलेशन में अटक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेटर वगैरह अलाउ तो होता नहीं है। तो कैलकुलेशन करने के लिए देखिए कोई शॉर्टकट नहीं है, इस पर जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कैलकुलेशन में फ्लुएंट होते जाएंगे, ठीक। देखो ये तो बेसिक सा कैलकुलेशन है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बिल्कुल ईजी सा है। देखो मैं कैसे बता दूँ, देखो 6.6 से पहले तो आप इसका 3 से मल्टीप्लाई करो। जब आप 6.6 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसका 6 का, मतलब 3 का 6 से करेंगे। देखो 6.6 है, इसका मल्टीप्लाई हमें 3 से करना है, ठीक है। तो पहले हम 3 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 18, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 3 का मल्टीप्लाई इस 6 से करेंगे तो यहाँ पर भी 18 आएगा और यहाँ पर एक हासिल था तो ये 19 हो जाएगा। तो 19.8 हमारे पास आएगा जब हम लोग 6.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पर आधार जहाँ समान होती हैं उनकी घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ से हमारे पास 10⁻⁻34 है और 10⁸ है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -26, तो 10⁻⁻26 आ जाएगा और अपॉन में 50 इंटू 10⁻⁻10 दे रखा है। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से लिखेंगे ई इक्वल टू, अब इसको हम लोग 50 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 39.6 आएगा, ठीक, इंटू 10⁻⁻26 पहले था। अब यहाँ पर देखो 10⁻⁻10 है, इसको जब हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻10, पहले माइनस में था अब प्लस में हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं ई इक्वल टू 39.6 इंटू आधार समान घातें जोड़ेंगे, माइनस को 26 और प्लस का 10, कितना आएगा 10⁻⁻16 आ जाएगा। और ऊर्जा यानी कि एनर्जी है तो ये हमारे पास जूल में पूछा गया था, कितनी जूल होगी, यहाँ पे हमारे पास पूछा गया था ना 50 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली फोटोन की ऊर्जा कितनी जूल होगी, तो हमारे पास 39.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल होगी। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। कभी 3 नंबर में पूछा गया, कभी 5 नंबर में पूछा गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना और ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिए अच्छी तरीके से। अब हम लोग देखेंगे और भी किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। मैं आपको एक भी क्वेश्चन खुद से नहीं बना करके बोल रहा हूँ, ये सब आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से सारे क्वेश्चन को समझना। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके लिए समझ लीजिए रामबाण होता है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि हर साल जो क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं वो 80% क्वेश्चन वही पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर का सेट बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप उसको सॉल्व करके जाइए। एटलीस्ट जितने भी क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर में, लास्ट 5 ईयर्स में, उसको आप सॉल्व करके जाएंगे तो आप डेफिनेटली अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इस क्वेश्चन में बोला गया है सिल्वर के किस तार का। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूँ,
सिल्वर का क्या होता है, सिल्वर का सिंबल क्या होता है, इतना हमें बता दो, कमेंट करके सिंबल बता दो। और जिसको एटॉमिक नंबर पता है एटॉमिक नंबर भी बता देना। दोनों में से कोई एक पता है तो बता सकते हो, या फिर दोनों पता है तो दोनों बता सकते हो। पेरियोडिक टेबल भी जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो आप जाकर के पेरियोडिक टेबल की भी हेल्प ले सकते हो। पेरियोडिक टेबल में जाकर के देखो कि सिल्वर कहाँ पर है और कितना उसका एटॉमिक नंबर होता है और क्या सिंबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बोला गया सिल्वर के किसी तार का, यहाँ पे हमारे पास 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध हमारे पास 2.1 ओम है और 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध हमारे पास 2.7 ओम है। सिल्वर का प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास देखो क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले हमारे पास देखो ताप दे रखा है, यानी कि टेम्परेचर दे रखा है, और कितनी बार दे रखा है, हमारे पास बोला गया 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 2.1 ओम है, ठीक। उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस पर ये चेंज हो जा रहा है, यानी कि टेम्परेचर भी दो बार दे रखा है और हमारे पास और रेजिस्टेंस भी हमारे पास दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हमारे पास जो ताप दे रखा है, जो पहला ताप दे रखा है उसको हम लोग T1 से दिखा देते हैं। पहला ताप हमारे पास दे रखा है 27.5 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है, 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध यानी कि R, इसको हम लोग R1 से दिखा देते हैं, जो कि है हमारे पास कितना 2.1 ओम है। उसके बाद हमारे पास ताप क्या हुआ, चेंज हो गया। तो जब हमारे पास ताप चेंज हुआ तो हम लोग इसको T2 कह देते हैं और इसकी वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास प्रतिरोध कितना हो जाता है, इसको हम लोग R2 से दिखा देते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध हमारे पास 2.7 ओम हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास पूछा गया है कि सिल्वर का प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं, सिल्वर का प्रतिरोधकता ताप गुणांक, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, जिसको हम लोग अल्फ़ा से दिखाते हैं। ये बात याद रखना। अब इसके लिए फॉर्मूला जो लिखाने जा रहा हूँ उसको ज़रूर से नोट कर लेना, क्योंकि पूछा जा सकता है इस बार, ठीक है। तो हमारे पास T1 T2 दे रखा था, R1 R2 हमारे पास दे रखा था। हमारे पास क्या पूछा गया, सिल्वर का प्रतिरोधकता ताप गुणांक हमसे पूछा गया, जिसको हम लोग अल्फ़ा से दिखाते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होता है R2 माइनस R1 और अपॉन में क्या होता है R1 और T2 माइनस T1। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला भैया ज़रूर से नोट कर लेना। क्या होता है, अल्फ़ा इक्वल टू हम दूसरे प्रतिरोध में से पहले वाले को घटा देते हैं, उसके बाद R1 और ब्रैकेट में T2 माइनस T1 करते हैं। अब हमारे पास सारी वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का खेल बचता है। यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा ईजिली फाइनल आंसर तक हम पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास सारी वैल्यू दे रखी है, हम एक एक करते हुए सारी वैल्यू को रखेंगे और कैलकुलेशन करके ईजिली इसका आंसर ले आ देंगे। तो अल्फ़ा इक्वल टू R2 की वैल्यू क्या दे रखी है 2.7 ओम दे रखी है, माइनस R1 की वैल्यू दे रखी है 2.1 ओम दे रखी है, अपॉन, तो ये हमारे पास R1 की वैल्यू दे रखी थी, हमने R1 की वैल्यू रख दी 2.1। अब यहाँ से हम लोग क्या रखेंगे T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है T2 की वैल्यू हमारे पास 100 दे रखी है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस T2 की वैल्यू दे रखी है, माइनस T1 की वैल्यू दे रखी है 27.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये छोटा सा कैलकुलेशन है, हम इसको ईजिली कर सकते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल टू 2.7 माइनस 2.1, पहले तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो 0.7 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 0.6 आएगा। इसको हम माइनस करेंगे, 2.7 माइनस 2.1 करने पर 0.6 आएगा और अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा 2.1। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 100 में से 100 माइनस हम लोग क्या कर रहे हैं 27.5। सबसे पहले तो 100 माइनस 27 करने पर हमारे पास क्या आएगा 100 माइनस 27 करने पर 72 आएगा और 0.5 भी है तो 0.5 भी हमारे पास आएगा। तो 100 माइनस 27.5 करने पर हमारे पास 72.5 आ जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अल्फ़ा इक्वल टू हमारे पास 0.6 अपॉन, जब आप 2.1 का मल्टीप्लाई 72.5 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 152.25 आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा की जो फाइनल वैल्यू आएगी, अल्फ़ा की वैल्यू फाइनल वैल्यू आएगी 0.00
0.039 डिग्री सेल्सियस। ताप गुणांक हमसे प्रतिरोधकता ताप गुणांक पूछा गया था, तो यहाँ से हमारे पास प्रतिरोधकता ताप गुणांक यानी कि अल्फा की वैल्यू आ गई 0.039 डिग्री सेल्सियस इनवर्स हमारे पास। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था सिल्वर के प्रतिरोधकता ताप गुणांक की गणना कीजिए। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.0039 डिग्री सेल्सियस इनवर्स हमारे पास। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। 3 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, तैयार कर लेना, हो सकता है इस बार भी पूछा जा सकता है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट ये रहा आपके बोर्ड एग्जाम में 2016 और 17 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आप ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इस क्वेश्चन में बोला गया है एक चालक में हमारे पास क्या दे रखा है 6.4 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 × 10⁻24 पर मीटर हो तो उसका अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा गया है, अनुगमन वेग। सबसे पहले पकड़ लिया करो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है। उसके बाद एक एक करते हुए क्वेश्चन को एक एक लाइन पढ़ते हुए देखा करो कि क्या दे रखा है। तो यहाँ से तो इतनी लाइन पढ़ के तो हमें समझ में आ गया कि बोला गया उसका अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। तो अनुगमन वेग हमसे पूछा गया यानी कि हमसे वीडी की वैल्यू पूछी गई है। अनुगमन वेग को हम लोग वीडी से दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है। बोला गया है एक चालक में 6.4 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। हमारे पास एम्पियर है और वैद्युत धारा यानी कि हमारे पास जो धारा है वो एम्पियर में ही होती है। तो यहाँ से हमारे पास धारा है तो आई की वैल्यू क्या दे रखी है 6.4 एम्पियर दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास और क्या दे रखा है, बोला गया है यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोला गया है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग स्मॉल n से दिखाते हैं जो कि दे रखी है 8 × 10⁻24 पर मीटर हमारे पास दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास अनुगमन वेग की वैल्यू पूछी गई। तो सबसे पहले आप अनुगमन वेग का फॉर्मूला क्या होता है उसको समझ लो। अनुगमन वेग का फॉर्मूला होता है, जिसको नहीं मालूम नोट कर लेगा और जिसको मालूम है वो यस सर कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि सर मुझे मालूम है, ठीक है। तो यहाँ से अनुगमन वेग की वैल्यू, अनुगमन वेग का जो फॉर्मूला होता है उसको पहले तो हम लोग अनुगमन वेग को वीडी से दिखाते हैं। इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है I/n स्मॉल ई होता है। अब एक एक टर्म को मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वीडी हमारे पास अनुगमन वेग है, नो डाउट। आई हमारे पास धारा है, नो डाउट। एन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ई हमारे पास क्या है, स्मॉल ई है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। अब जिसको नहीं मालूम तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है उसका पढ़ना लिखना बिल्कुल बेकार है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इतना आवेश होता है। अब ये सारी वैल्यू हमारे पास सामने दिख रही है, हम सिंपली रखेंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे। देखो आपके बोर्ड लेवल पर ना क्लास 12th लेवल पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा घुमा फिरा कर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बस आपको पकड़ना है कि उसमें क्या पूछा गया और हमें क्या सॉल्व मतलब क्या क्या दे रखा है, ठीक है। इतनी चीज़ें अगर आप पकड़ लोगे तो आपको फॉर्मूला अगर याद है, देखो 3 चीज़ें करना है। आप देखो कि क्या आपसे पूछा गया है, क्या आपको दिया गया है, आपको फॉर्मूला याद हो। ये 3 चीज़ का अगर कॉम्बिनेशन बन जाता है डेफिनेटली आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक। और रही बात कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन का मैंने आपको बताया कोई शॉर्टकट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करते हुए सारी चीज़ों को रखेंगे। वीडी इक्वल टू आई की वैल्यू क्या रखेंगे 6.4 एम्पियर दे रखी है, अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रखे हैं 8 × 10⁻24 हमारे पास पर मीटर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब इसका रह गया कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है, छोटा सा है। देखो कैसे करेंगे, 6.4 अपॉन, पहले तो हम लोग क्या करेंगे इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 8 का मल्टीप्लाई 1.6 से आप करोगे ना तो 12.8 आएगा। उसके बाद यहाँ से देखो आधार आधार समान है, घातें जुड़ेंगी, 24 प्लस -19 है, सॉरी। अब यहाँ से देखो यहाँ से आएगा 24 माइनस का 19 कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास आई थिंक आना चाहिए 5, यस हमारे पास आएगा 5। तो यहाँ से हमारे पास 10 की पावर क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब देखो जब हम लोग इसको इससे डिवाइड करके जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.0 × 10 की पावर। तो इसको सॉल्व करने पर जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आई वो आई 5.0 × 10 की पावर -6। और यहाँ पर हमारे पास अनुगमन वेग यानी कि वीडी के मात्रक की बात करें तो मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये हमारे पास अनुगमन वेग का फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो इतने ही आपके जगह जब भी देखो आपके न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो
5 नंबर या 3 नंबर, आपके इतना ही टाइम मतलब इतना ही नंबर के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। और जब भी 5 नंबर का पूछा जाएगा ना तो उसमें एक क्वेश्चन ऐड करके पूछा जाएगा। जैसे कोई डिफिनेशन पूछ लिया, उसके बाद करके उसमें और मतलब उसमें उसी क्वेश्चन में जोड़ करके न्यूमेरिकल्स लगा दिया, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन जो पूछा गया उसकी परिभाषा दीजिए, उसके बाद आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए, तब जाके 5 नंबर मिलता है। या तो कभी डायरेक्ट पूछा जाता है तो 3 नंबर में पूछा जाता है। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट लिख देगा, इसी तरीके से न्यूमेरिकल लिख देगा और 3 नंबर लिखा रहेगा उसके बगल में। तो देख लेना कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसी तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। इस वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन को रखेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन बच रहे हैं हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। फिर भी कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और मैक्सिमम बच्चों को रिप्लाई कर ही देता हूँ, ठीक है। तो आप भी कमेंट करिए अगर आपका कोई डाउट रह जाता है। तो नहीं है कोई डाउट तो सीधे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर रखा है पहले से तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से ऑन रखिएगा, जिससे कि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिला करेंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।